हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम रिसर्च चैनल में आप सभी का स्वागत है। जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हम आज फिर से हाजिर हैं। आज ये हमारी करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करना और कोयला चढ़ाव प्रक्रिया में तेजी लाना है। कथन 2, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और भारत के बाद सिंगापुर जेईटीपी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश बन गया है। और कथन 3, जेईटीपी को यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी और ईयू के समर्थन से COP26 में लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी सभी, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें दो कथन सही हैं। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता से नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को संदर्भित करना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करना और कोयला चढ़ाव प्रक्रिया में तेजी लाना। अतः कथन एक सही है। दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम के बाद सेनेगल जेईटीपी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने इस सौदे की पुष्टि नहीं की है, अतः कथन 2 सही नहीं है। जेईटीपी को यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी और ईयू के समर्थन से COP26 में लॉन्च किया गया था। G7 ने भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और वियतनाम के लिए भी इसी तरह की साझेदारी की घोषणा की है। भारत ऊर्जा परिवर्तन चर्चाओं में समान शर्तों का तर्क देता है, जिसमें कहा गया है कि कोयले को प्रदूषणकारी ईंधन के रूप में नहीं चुना जाना चाहिए। अतः कथन 3 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पार्टेम बाजार में बिकने वाला एक कृत्रिम स्वीटनर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की कि स्पार्टेम मनुष्यों के लिए संभावित रूप से कैंसरकारी है। स्पार्टेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्पार्टेम टेबल शुगर जितना मीठा होता है, लेकिन टेबल शुगर के विपरीत यह आवश्यक एंजाइमों की कमी के कारण मानव शरीर में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। कथन बी, स्पार्टम टेबल चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, इसलिए स्पार्टम की थोड़ी मात्रा से बने खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण पर कम कैलोरी उत्पन्न करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक ना ही दो। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल दो। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की कैंसर अनुसंधान शाखा इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर कथित तौर पर कृत्रिम स्वीटनर स्पार्टेम को संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए तैयार है। स्पार्टेम का व्यापक रूप में विभिन्न खाद्य और पेय उत्पादकों में चीनी के विकल्प में रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें आहार, शीतल पेय, च्युइंगम और नाश्ता अनाज शामिल हैं। स्पार्टम टेबल चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, इसलिए स्पार्टम की थोड़ी मात्रा से बने खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण पर कम कैलोरी उत्पन्न करते हैं। यह इसे उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है जो अपना कैलोरी सेवन कम करना चाहते हैं। स्पार्टम शरीर के बाहर आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन अपेक्षित एंजाइमों की कमी के कारण यह शरीर में ऑक्सीकृत नहीं होता। अतः कथन एक सही नहीं है। स्पार्टम टेबल चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, इसलिए स्पार्टम की थोड़ी मात्रा से बने खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण पर कम कैलोरी उत्पन्न करते हैं। यह दो अमीनो एसिड फेनिलीन और एस्पार्टिक एसिड से बना है, जो थोड़ी मात्रा में मेथनॉल के साथ संयुक्त है। अतः कथन दो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नैनो यूरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यूरिया एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जिसका रंग सफ़ेद होता है, जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है, जो पौधों के लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व है। कथन दूसरा कह रहा है, यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 100% कम कर देता है। कथन तीसरा कह रहा है, भारत विश्व स्तर पर नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला पहला देश है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर बी केवल दो और तीन, ऑप्शन नंबर सी केवल एक और तीन, या ऑप्शन नंबर डी सभी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा केवल एक और तीन, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 2025 तक देश भर में 9 नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। 9 नैनो यूरिया संयंत्रों की स्थापना यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने और आयात पर निर्भरता कम करने के एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। यूरिया एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जिसका रंग सफ़ेद होता है, जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है, जो पौधों के लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व है।
अतः कथन एक सही है। नैनो यूरिया लिक्विड पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% या उससे अधिक कम कर देता है। कथन दो सही नहीं है। इसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा विकसित और पेटेंट कराया गया है। इफ्को नैनो यूरिया भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और उर्वरक नियंत्रण आदेश में शामिल एकमात्र नैनो उर्वरक है। भारत वैश्विक स्तर पर नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। अतः कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुनर्स्थापन के लिए विविधता जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, बिपरजॉय चक्रवात से विस्थापित लोगों को बहाल करने के लिए सरकार की पहल। ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत देशों में तटों के किनारे मैंग्रोव की बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी, यह आदिवासी लोगों को कुशल रोजगार प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन नंबर डी, यह एक उपकरण है जो कृषि वानिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवस्थित बहाली में सहायता करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पुनर्स्थापना की विविधता एक उपकरण है जो उपयुक्त कृषि वानिकी को सक्षम बनाता है और व्यवस्थित पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में सहायता करता है। पुनर्स्थापन के लिए विविधता उपकरण बायोवर्सिटी इंटरनेशनल द्वारा तैयार किया गया था। बाद में इसे भारतीय संदर्भ में अनुकूलित करने के लिए अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट द्वारा संशोधित किया गया था। यह उपकरण सतत विकास को बढ़ावा देते हुए इच्छुक हितधारकों को कई गुना लाभ प्रदान करके बहाली कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करेगा। ऑनलाइन टूल का उद्देश्य बेहतर निर्णय लेने में मदद करना और उन वृक्षारोपण कार्यक्रमों के लिए सर्वोत्तम परिणाम लाना है। यह उपकरण उपयोगकर्ता को उन प्रजातियों की पहचान करने में मदद करता है जो उनके पुनर्स्थापन उद्देश्यों से मेल खाती है। उपकरण में 100 पौधों के कार्यात्मक लक्षणों के बारे में जानकारी है जिन्हें सर्वोत्तम संभव समाधान प्रदान करने वाला माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है असम, छठा है केरल। उपयुक्त में से कितने राज्य राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 4, ऑप्शन नंबर सी केवल 5, ऑप्शन नंबर डी सभी 6। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी 6 राज्य। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भारत में मुख्य रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों को समाधान करने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023 में की गई थी और इसका लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल आनुवांशिक संचरण को खत्म करना है। यह कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड सहित 17 उच्च फोकस राज्यों में लागू किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में लालच मुद्रास्फीति की घटना और अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव पर चिंता बढ़ रही है। लालच का मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, यह अपस्फीति दबाव में योगदान देता है। इससे मुद्रास्फीति दर स्थिर हो जाती है। यह मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान कर सकता है। इसका मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान कर सकता है। लालच मुद्रास्फीति उस घटना को संदर्भित करती है जहां कंपनियां लाभ प्राप्ति के लिए उद्देश्यों से प्रेरित होकर वास्तविक उत्पादन लागत या बाजार की मांग से परे कीमतें बढ़ाती हैं। लेख में कहा गया है कि लालच मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान कर सकती है क्योंकि उत्पादन लागत या मांग में वृद्धि के बिना कीमतें बढ़ती हैं। लालच मुद्रास्फीति अपस्फीति दबाव से जुड़ा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई सारस मोबाइल ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2, यह स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए ई कॉमर्स मंच है। कथन 3, इस ऐप के कार्यान्वयन के लिए फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स जिम्मेदार है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव द्वारा ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। यह एक ई कॉमर्स मोबाइल ऐप है जिसका उपयोग स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए एक अधिक प्रभावी मंच के रूप में किया जाएगा। साथ ही ई सारस फुलफिलमेंट सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। इन केंद्रों पर प्रबंधन,
फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स ग्रामीण विकास मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक गैर लाभकारी कंपनी द्वारा किया जाएगा। अतः कथन 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मो जंगल जामी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस योजना का उद्देश्य उड़ीसा में आदिवासियों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को मजबूत करना है। कथन बी, यह भारत में शुरू की गई पहली राज्य वन अधिकार योजना है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। मो जंगल जामी योजना भारत में उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य में आदिवासियों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। उड़ीसा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यक्तिगत अधिकारों के अलावा सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कथन 2, यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। कथन 3, यह परियोजना व्यापार मार्गों के लिए अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता को कम करती है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी सभी तीनों, या ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन सत्य हैं। चाबहार बंदरगाह वास्तव में ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। चाबहार बंदरगाह परियोजना का उद्देश्य व्यापार मार्गों के लिए पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की निर्भरता को कम करना है। यह बंदरगाह अफगानिस्तान को उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जिससे पाकिस्तान के बंदरगाहों और परिवहन बुनियादी ढांचे पर उसकी निर्भरता कम हो जाती है। व्यापार मार्गों के इस विविधीकरण से अफगानिस्तान को राजनीतिक तनाव या द्विपक्षीय संबंधों में व्यवधान से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाबालिग बलात्कार पीड़ितों की सहायता देने की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबालिग बलात्कार पीड़ितों को सहायता देने के लिए निर्भया फंड के तहत संचालित होती है। यह योजना पीड़ित बालिकाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता प्रदान करती है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप गर्भधारण करने वाली पीड़ितों की सहायता के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना निर्भया फंड के तहत संचालित होगी और इसके कार्यान्वयन के लिए 74.1 करोड़ का आवंटन किया गया है। योजना के उद्देश्य एक ही छत के नीचे पीड़ित बालिकाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करें। शिक्षा, पुलिस सहायता, स्वास्थ्य देखभाल, मातृत्व, नवजात शिशु और शिशु देखभाल, मनोवैज्ञानिक सहायता और कानूनी सहायता सहित आपातकालीन और गैर आपातकालीन सेवाओं तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वाहिली के महत्व और सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करने के लिए 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। इस भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्वाहिली अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा है। कथन 2, आकाशवाणी का वाय सेवा प्रभाग मई 1943 से दैनिक स्वाहिली भाषा सेवा प्रसारित कर रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन नंबर डी न तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य हैं। स्वाहिली, जिसे किस्वाहिली भी कहा जाता है, अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसे पूर्वी अफ्रीका के कई हिस्सों में एक सामान्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और केन्या, तंजानिया, युगांडा, रवांडा तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देशों में दूसरी भाषा के रूप में व्यापक रूप से बोली जाती है। आकाशवाणी भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक मई 1943 से दैनिक स्वाहिली भाषा सेवा प्रसारित कर रहा है। यह सेवा स्वाहिली भाषी दर्शकों को पूरा करने और भारत में स्वाहिली भाषी देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गारो लोग अपनी प्राथमिक कृषि पद्धति के रूप में झूम खेती करते हैं। कथन 2, गारो जनजाति इस्लाम से प्रभावित एक ईश्वरवादी धार्मिक विश्वास प्रणाली का पालन करती है। निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक,
गारो जनजाति के लोग अपनी प्राथमिक कृषि पद्धति के रूप में स्थानांतरित खेती करते हैं, जिसे झूम खेती भी कहा जाता है। स्थानांतरण खेती में भूमि को साफ करना, कुछ वर्षों तक फसल उगाना और फिर मिट्टी की उर्वरता कम होने पर एक नए क्षेत्र में जाना शामिल है। गारो जनजाति इस्लाम से प्रभावित एकेश्वरवादी धार्मिक विश्वास प्रणाली का पालन नहीं करती है। गारो लोग पारंपरिक रूप से अपनी स्वदेशी धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं, जिसमें जीववाद और पूर्वजों की पूजा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केरल के अलापुझा जिले में एक लड़के की नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण होने वाले दुर्लभ संक्रमण से मृत्यु हो गई है। नेग्लेरिया फाउलेरी है ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के कारण होने वाले एक दुर्लभ संक्रमण। ऑप्शन नंबर बी मीठे जल निकायों में पाया जाने वाला एक प्रकार का वायरस। ऑप्शन नंबर सी दूषित भोजन के माध्यम से फैलने वाला एक जीवाणु संक्रमण। ऑप्शन नंबर डी श्वसन प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक कवक रोग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के कारण होने वाला एक दुर्लभ संक्रमण। नेग्लेरिया फाउलेरी एक प्रकार का मुक्त जीवित अमीबा है जो एक दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है, जिसे प्राथमिक अमीबिक एनिंगोसेलाइटिस के रूप में जाना जाता है। इसे आमतौर पर दिमाग खाने वाला अमीबा कहा जाता है, क्योंकि यह नाक के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है और मस्तिष्क तक पहुंच सकता है, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन और विनाश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने हाल ही में 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में शांति को मापता है। कथन एक है सामाजिक सुरक्षा और समीक्षा। कथन 2 चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। कथन 3 सैन्यीकरण। उपयुक्त में से कितने डोमेन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी सभी 3 या ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों डोमेनों में शांति को मापता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा तैयार किया जाता है और यह वैश्विक शांति को अग्रणी उपाय के रूप में कार्य करता है। रिपोर्ट शांति के रुझान, आर्थिक मूल्य और निर्माण के लिए रणनीतियों पर एक व्यापक और डेटा संचालित विश्लेषण प्रदान करती है। सूचकांक 3 क्षेत्रों में शांति को मापता है: सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, चल रहे घरेलू अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, सैन्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जापान ने विवादित ताकेशिमा द्वीपों पर दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास का विरोध किया। ताकेशिमा द्वीप स्थित है ऑप्शन नंबर ए जापान का सागर, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी चीन सागर, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण चीन सागर या ऑप्शन नंबर डी पीला सागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जापान का सागर। हाल ही में जापान ने विवादित ताकेशिमा द्वीप पर दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास का विरोध किया। ताकेशिमा द्वीप जापान सागर के मध्य में स्थित है, जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच लगभग समान दूरी पर है। वह द्वीप जापान और दक्षिण कोरिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का विषय है। जापान इसे ताकेशिमा के नाम से संदर्भित करता है, जबकि दक्षिण कोरिया इसे डोगोडो कहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। PBWRS1 किस फसल की किस्म है जो हाल ही में टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के खतरे को कम करने के कारण खबरों में है? ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी बाजरा, ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। हाल ही में लुधियाना स्थित संस्थान जिसने हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज वाले उपभेदों को विकसित करके भारत को खाद्यान्न में अधिशेष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ने उच्च अमाइलेज स्टार्च सामग्री के साथ एक नई गेहूं की किस्म तैयार की है, जो टाइप 2 के जोखिमों को कम करने के लिए जानी जाती है। मधुमेह और हृदय रोग इस गेहूं से बनी चपाती खाने से इसे PWRS1 कहा जाता है। RS प्रतिरोधी स्टार्च का संक्षिप्त रूप है। ग्लूकोज के स्तर में तत्काल और तेज़ी से वृद्धि नहीं होगी, इसके बजाय उच्च एमाइलेज और प्रतिरोधी स्टार्च यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्लूकोज रक्त प्रवाह में अधिक धीरे धीरे जारी हो। पचने में धीमा होने से तृप्ति की भावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोलोमन द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। कथन 2 कह रहा है 1969 से पहले यह फ्रांस का उपनिवेश था। कथन 3 सोलोमन द्वीप की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यह कथन 4 अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 या ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। सोलोमन द्वीप और चीन के नेताओं ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मुलाकात की, जिससे पुलिस, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। सोलोमन द्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है।
द्वीपों का एक समूह शामिल है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। सोलोमन द्वीप की राजधानी होनियारा है। इसमें पहाड़ों, वर्षवनों और मूंगा चट्टानों सहित प्रदेशों की एक विशाल श्रृंखला है। सोलोमन द्वीप को 7 जुलाई 1978 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां वस्तु एवं सेवा कर के तहत कराधान के अधीन है? ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़, बिना तले स्नैक प्लेट्स। उपयुक्त में से कितने सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी केवल तीन या ऑप्शन नंबर डी सभी चारों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए पूर्ण अंकित मूल्य पर एक समान 28% कर लगाने का निर्णय लिया है, जबकि बिना पके या बिना तले हुए स्नैक प्लेट्स के लिए दर कम कर दी है। कैंसर की दवा और नकली बैठक में उपकर लगाने के लिए समानता लाने के लिए मल्टीप्लेक्स के अंदर बेचे जा रहे खाद्य और पेय पदार्थों की दर और सभी उपयोगिता वाहनों की परिभाषा को भी स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यह राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह नीलगिरी बायो रिजर्व का हिस्सा है। इसकी स्थापना इसकी मुख्य प्रजाति नीलगिरी तहर के संरक्षण के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। पायकारा और कुंदह नदियाँ पार्क से होकर बहती हैं और साथ ही पार्क से निकलने वाली कई बारहमासी धाराएं भी हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन नंबर डी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में तमिलनाडु पुलिस ने अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास निगरानी बढ़ा दी है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पठार के पश्चिमी कोने में स्थित है। यह पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। यह मदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है। इस क्षेत्र को 1982 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था और 1990 में एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कथन 2, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल के किले पर हमले से हुई। उक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, या ऑप्शन नंबर बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने सम्मानित अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस समारोह, जिसे बेस्टिल डे के नाम से जाना जाता है, में भाग लेने के लिए पेरिस का दौरा किया। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, जिसे बेस्टिल दिवस या फेटेस नेशनल एनसाइज के नाम से भी जाना जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है और इसमें एक भव्य सैन्य परेड, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 में पेरिस के एक किले बेस्टिल पर हमले की याद दिलाता है, जिसने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत को चिन्हित किया और दुनिया भर में लोकतांत्रिक विचारों को प्रभावित किया। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्च रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट कृष्णा मिशन एक संयुक्त पहल है। ऑप्शन नंबर 1 भारत फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी भारत जापान, ऑप्शन नंबर सी यूएसए कनाडा या ऑप्शन नंबर डी यूएसए या यूरोपियन यूनियन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत और फ्रांस। उच्च रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा एक संयुक्त विकास है। जलवायु निगरानी और परिचालन अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपग्रह पिंको भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हथनीकुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित है। कथन 2, हथनीकुंड बैराज तटवर्ती राज्यों के बीच यमुना नदी के जल वितरण को सुनिश्चित करता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कृषि इंफ्रा फंड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1,
या ये फसल पूर्व प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 2020 में शुरू की गई एक वित्त पोषण सुविधा है। कथन 2, इसके अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए बिना किसी ब्याज के ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। ये फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 2020 में शुरू की गई एक वित्त पोषण सुविधा है। योजना की अवधि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2029 है। इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रतिवर्ष 3% की ब्याज छूट के साथ 1 लाख करोड़ रुपए ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। योग्य लाभार्थियों में किसान, एफपीओ, पैक्स, विपणन सहकारी समितियां, एसएचजी आदि शामिल हैं, अतः दोनों कथन सही नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सैंड पॉइंट किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में 15 जुलाई 2023 को अपतटीय अलास्का प्रायद्वीपीय क्षेत्र विशेष रूप से सैंड पॉइंट के पास 7.2 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। सैंड पॉइंट अमेरिका के अलास्का के अलेउतीन ईस्ट बरो में स्थित एक छोटा सा शहर है। सैंड पॉइंट की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वाणिज्यिक मछली पकड़ने पर आधारित है, विशेष रूप से सैल्मन, हलीवुड और केकड़े के लिए। भूकंपीय रूप से सक्रिय प्रशांत रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित होने के कारण यह क्षेत्र भूकंप और सुनामी के लिए अति संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुलॉक गिबन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हुलॉक गिबन्स भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। कथन 2, ये जानवर उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में रहने के लिए जाने जाते हैं और आमतौर पर नदियों के पास पाए जाते हैं। कथन 3, गिबन्स सभी वानरों में सबसे छोटा और तेज है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी केवल सभी तीनों, या ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन सत्य हैं। हाल ही में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क ने वनों की कटाई के कारण गिब्बन की घटती संख्या को संबोधित करने के लिए चीन में एक कार्यक्रम आयोजित किया। हुलॉक गिब्बन्स भारत का एकमात्र वानर है जो उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है। हुलॉक गिब्बन्स म्यांमार से लेकर साल्वी नदी के पश्चिम में असम, भारत और बांग्लादेश तक पाया जाता है। यह जानवर उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में रहने के लिए जाने जाते हैं और आमतौर पर नदियों के पास पाए जाते हैं। गिबन्स सभी वानरों में सबसे छोटे और तेज होते हैं। सभी वानरों की तरह गिबन्स भी बेहद बुद्धिमान, विशिष्ट व्यक्तित्व और मजबूत पारिवारिक बंधन वाले हैं। वे सर्वाहारी हैं और फल, कीड़े और पत्ते खाकर जीवित रहते हैं। गिबन्स की सभी 20 प्रजातियां विलुप्त होने के उच्च जोखिम में हैं। इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है जलडमरूमध्य और दूसरी तरफ जल निकायों को जोड़ने वाली। पहला युग्म है बाबा अलमनदेव, लाल सागर और अदन की खाड़ी। दूसरा युग्म है किर्च जलडमरूमध्य, काला सागर और मरमरा सागर। तीसरा युग्म है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक युग्म, ऑप्शन नंबर बी केवल दो युग्म, ऑप्शन नंबर सी सभी तीनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो युग्म सही सम्मिलित हैं। हाल ही में रूस को कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले क्रिश ब्रिज पर 2 विस्फोटकों से हमला किया गया था। क्रिश ब्रिज क्रिश क्षेत्र में स्थित है जो रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ता है। यह क्रिश जलडमरूमध्य तक फैला है जो काला सागर और अजोव सागर को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह दुनिया के पासपोर्ट की रैंकिंग है कि उनके धारक बिना पूर्व वीज़ा के कितने स्थानों पर जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, सूचकांक में 227 पासपोर्ट और 199 यात्रा गंतव्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी, भारत पिछले साल के 87वें स्थान से 7 पायदान ऊपर चढ़कर 80वें स्थान पर पहुंच गया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचकांक में 227 पासपोर्ट और 199 यात्रा गंतव्य शामिल हैं।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को 2006 में हेनले एंड पार्टनर्स वीज़ा प्रतिबंध सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। इसे जनवरी 2018 में संशोधित और नाम दिया गया था। सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत पिछले साल के 87वें स्थान से 7 पायदान ऊपर चढ़कर 80वें स्थान तक पहुंच गया है। सिंगापुर 192 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त पहुंच देश के साथ शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 को हाल ही में समाचारों में देखा गया। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा पेश किया गया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया, जो प्रभावी रूप से राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को गारंटीकृत मजदूरी पेंशन से कवर करने का प्रयास करता है। इस विधेयक की 3 व्यापक श्रेणियां हैं: न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। न्यूनतम आय गारंटी एक गारंटी है, एक आय स्तर जिसके नीचे कोई भी नहीं गिरना चाहिए। मिक का गठन काम करने के लिए प्रोत्साहन बनाए रखते हुए निर्वाह सुरक्षित करके गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के नए सामाजिक जोखिमों के प्रति नीतिगत प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का नोडल मंत्रालय है? ऑप्शन नंबर ए सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय या ऑप्शन नंबर डी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का मॉडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। एनडीआरएफ का गठन 2006 में गृह मंत्रालय के तहत किया गया था और यह प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करना होगा। कथन 2, इस योजना का पूरा फंड केंद्र सरकार वहन कर रही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। पीएम डिवाइन योजना, जिसका उद्देश्य है पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास संबंधी अंतरालों को भरना। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।